हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर हम कौन सा देख रहे हैं? थर्ड देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कि जो इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ चुके थे वो व्यापार से लेकर साम्राज्य तक हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर ट्रेड के पर्पज़ से आई थी, कि व्यापार के पर्पज़ से आई, और किस तरह से वो साम्राज्य करना शुरू कर दिया था उसने। तो ये लास्ट टाइम हम लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके थे। अब वो जो प्रशासन था, अपना साम्राज्य जो चला रही थी, अब वो गांव का जो क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र का शासन कैसे चलाएंगे वो लोग, किस तरह से उन्होंने मतलब क्या क्या जो रिवेन्यू इकट्ठे करने के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन कौन से मतलब तरीके अपनाए थे टैक्स इकट्ठा करने का। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज उसके वीडियोस कवर करते हैं। तो अभी जो हम इस वाले वीडियो में देखेंगे वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखो, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने देखा कि 6th क्लास की हिस्ट्री जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके थे, 7th क्लास में हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ चुके थे, और अब हम जो पढ़ रहे थे एक हिसाब से तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन हम क्या थे, औपनिवेश थे अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के, तो हम वही वाली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब ये ज़्यादातर हिस्ट्री जो कैसी है, ब्रिटिशर्स के थ्रू लिखी गई, उनके फेवर में लिखी गई, तो कुछ होती चीज़ें कुछ होंगी और दिखावा कुछ और चीज़ का करेंगे। तो ये सारा कुछ भी हम इस चैप्टर में साथ के साथ देखते जाएंगे, मतलब इस बुक में पूरी में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे या गांव थे उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे शासन चलाया था, मतलब क्या क्या चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हमारी जो शुरुआत होगी टॉपिक से वो होगी, कंपनी दीवान बन गई थी। दीवान मतलब जो टैक्स इकट्ठा करने का काम है, या हम कहें रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम उसने अपने हाथ में ले लिया। दीवानी का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड हो, इकोनॉमिकली हो, या कर इकट्ठा करने का काम क्या है, कंपनी ने अब हाथ में ले लिया अपने में। कि भाई उन्होंने कहा कि राजा तुम्हें रहना है, रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस क्या है, दीवानी मतलब इकट्ठा, एक तरह से टैक्स इकट्ठा करने का काम दे दो, वही बहुत है हमें, मतलब हम इसमें ही खुश हैं। या एक तरह से कहें, उन्होंने दीवानी वाला जो काम है वो अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने कहा बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको राजा बनना है, पावर लेनी है, लो, लेकिन देखो जहां पैसा होगा पावर वहीं होगी। तो ये सारा हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कंपनी की आमदनी थी वो कैसी थी, कि मतलब वो क्या क्या मतलब उसको पैसे कहाँ से आ रहे थे, रिसोर्स क्या थे, कहाँ से वो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, क्या मतलब किस तरीके से इकट्ठा कर रहे थे, ये सारा कुछ भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देखोगे ये एक पिक्चर दिखा रखी है, ग्रामीण क्षेत्र के शासन की एक पिक्चर दिखा रखी है इसमें। ये एक बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट जिसे हम कहते हैं ना, जो हमारे मार्केट लगते हैं दिल्ली में, जैसे आप देखोगे मंगल मार्केट या बुद्ध बाजार वगैरह वगैरह, तो उस टाइप से एक साप्ताहिक जो हाट है उसका ये सीन दिखा रखा है, कहाँ पर, बंगाल में। उसके बाद जो उन्होंने जो खेती में सुधार की ज़रूरत, कि देखो जो ब्रिटिशर्स जो थे, या हम कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक थे, एक तरह से जो ऑफिसर थे, उन्हें देखो एग्रीकल्चर में या खेती में सुधार की ज़रूरत क्यों थी, एक्चुअल में वो क्यों सुधार करना चाहते थे। देखो उनका मेन पर्पस तो यहाँ व्यापार करना था। अब वो क्या यहाँ की खेती का सुधार इसलिए लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें टैक्स यहीं से मिल रहा था, मतलब यहीं से वो राजस्व इकट्ठा कर रहे थे, यहीं से कर इकट्ठा कर रहे थे। तो जितनी अच्छी इनकम होगी, या कहें जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, उनको भी उतनी अच्छी इनकम होगी या पैसे मिलेंगे। इसलिए कुछ सुधार उन्होंने सोचा कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, वो हुए थे या नहीं हुए थे, ये सारा कुछ भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगली, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, मतलब उन्होंने कई जो व्यवस्थाएं, जो टैक्स इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं अपनाई, जैसे आप इस तो स्थायी बंदोबस्त सुनोगे, और भी बहुत सारे जो तरीके हैं कर इकट्ठा करने के, वो सारी रेयतवाड़ी प्रथा और व्यवस्था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले। तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मतलब ये जो टैक्स इकट्ठा करने की वो जो तरीके थे वो तो अपना लिए थे, लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स क्या थी, समस्याएं क्या थी, वो सारा कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
फिर उसके बाद अगर इनमें प्रॉब्लम्स थी तो नई व्यवस्था क्या अपनाई गई थी, या हम कहें नया जो तरीका था कि टैक्स इकट्ठा करने की, वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, क्या क्या जो तरीके थे वो अपनाए गए थे, वो भी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। यहाँ आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, ये मद्रास का जो गवर्नर था टॉमस मुनरो, वो दिखा रखा है। इसको इसलिए दिखा रखा है कि एक नई व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत करी थी, वो कौन सी व्यवस्था थी, इसी के नाम पे उस व्यवस्था का नाम रखा गया था मुनरो व्यवस्था। तो ये मुनरो व्यवस्था क्या थी, ये मतलब जो बाकी की जो व्यवस्थाएं थी जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये सारी उनसे कैसे डिफरेंट थी, क्या चेंज था इसमें, क्या बदलाव था, ये सारा कुछ भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं था, कि मतलब ये जो व्यवस्थाएं लागू करी थी उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं क्या थी, क्या सब कुछ ठीक था, और नहीं भी था तो क्या ठीक नहीं था, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा जो उन्होंने, अब यहाँ हम देखो एक पार्ट तो कवर कर चुके हैं, हमने देख लिया था कि वो किस तरह से क्रॉप्स उगाना, मतलब सॉरी किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपनाई गई थी, और उन्होंने कृषि में सुधार की डिमांड की थी, या ये उन्होंने नीड ज़रूरत थी, ये सारा कुछ भी हम इस बुक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ एक दूसरे साइड आप ये देखोगे कि यहाँ जो क्रॉप्स उगाई जा रही थी या फसलें जो उगाई जा रही थी वो यूरोप के लिए उगाई जा रही थी। यूरोप के लिए क्यों, एक्चुअल में मतलब इंडिया से यूरोप के फसलों का क्या कनेक्शन था उस वक्त क्या था कि यहाँ पर जो था औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उस बीच क्या है, मतलब यहाँ उद्योग वगैरह लगे, तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा, तो वो उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल के रूप में भी, एक मार्केट तो बन ही गया था इंडिया, लेकिन एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर क्या क्या रॉ मटेरियल के रूप में था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी इंडिया की चीज़ें फेमस थी, वो जो यूरोप में फेमस थी, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, भारतीय नील की मांग क्यों की थी। अब ये जो इंडिको थी, नील मतलब हमारी इंडिको, तो भारतीय जो नील की मांग थी वो क्यों थी, डिमांड क्यों थी, कि मतलब ऐसी क्या खास बात थी इंडिया के जो नील की या इंडिको की कि लोग इसकी डिमांड करते थे, या यूरोपियन कंट्री के डिमांड में रहती थी क्या हमारे यहाँ की इंडिया की नील। तो ये ऐसी इसमें क्या खास बात थी, फिर यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स उगाई जाने वाली थी, ये सारा कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, की जो ब्रिटेन था वो इंडिया में अपनी दिलचस्पी क्यों दिखाने लगा, मतलब यहाँ के क्रॉप्स में, इन सारी चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट करने लगा था, ऐसा क्या खास बात था, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ हम देखेंगे कि जो नील की खेती है वो कैसी होती थी, कि मतलब जो इंडिको की खेती की जाती थी वो किस तरीके से की जाती थी, क्या चीज़ें थी, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब था कि जो निजी खेती थी उसकी समस्याएं क्या थी एक्चुअल में, कि जो लोग अपने लिए खेती कर रहे थे, उसमें जो निजी खेती कर रहे थे, अपने काम के लिए कर रहे थे, उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उनमें समस्याएं क्या आ रही थी, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो आपके रैयत थे उनकी ज़मीन पर नील की खेती, ये रैयत कौन थे, उनकी ज़मीन पर नील की खेती किस तरह से करते थे, नहीं करते थे, क्यों उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ एक पिक्चर दिखा रखी है कि नील का जो उत्पादन है वो कैसे होता था, कि मतलब किस तरह से नील बनाई जाती थी, वो एक पूरी पिक्चर के थ्रू यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये सारा कुछ भी हम देखेंगे, पूरी प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से बनाया जाता है ये भी हम इसमें देखेंगे। दूसरा, ये जो विद्रोह हुआ था, आज तक आपने हरित क्रांति या 1857 की क्रांति ये सब कुछ पढ़ा होगा, यहाँ हम नील विद्रोह भी देखेंगे और उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो भी देखेंगे। ये नील विद्रोह क्या हुआ था, इससे मतलब किस तरह से लोग रिलेटेड थे इसको, ये सब कुछ भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर के टॉपिक रहेंगे, या हम कहें ये इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हमारा एक नए टॉपिक के साथ होगा आपका, और शुरुआत हम एक टॉपिक से करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।